अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। आर्या पार फाइनल कॉल, कफन बांध कर निकलना है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। ये वो सोच और अप्रोच है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के कैंप में पाई जा रही है और इसी अप्रोच को जहन में रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा इतवार को इस्लामाबाद की तरफ मार्च के मिशन को हतमी मराहिल में पहुंचाना शुरू कर दिया है। पानी पीटीआई की हिदायत और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वापस न पलटने और हर सूरत में अपनी शराइत मनवाने का तहैया कर लिया है। तभी आज जो तफसीलात सामने आई है वो हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर खतरे की घंटियां बजा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से आने वाली तफसीलात के मुताबिक पार्टी ने एहतजाजी हिकमत अमली के तहत 24 नवंबर को इस्लामाबाद पर चारों तरफ से धावा बोलने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ की क़यादत हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचने के लिए पुरअज़्म है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी रीजन की क़यादत को अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। काफिलों के इस्लामाबाद पहुंचने तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद की क़यादत भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी, जबकि तमाम सूबों के काफिलों को इस्लामाबाद के अलग अलग रास्तों पर पहुंचने का टास्क दिया गया है। जराये के मुताबिक 24 नवंबर को मुल्क गिर एहतजाज होगा और इस्लामाबाद पहुंचकर कहां कयाम करना है क़यादत बाद में आगाह करेगी। कोर कमेटी अरकान ने डी चौक में पड़ाव डालने की तजवीज़ दी है और पार्टी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि जहन नशीन कर ले, एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा। पार्टी ने हिदायत दी है कि अपने अपने इजला के कारकुनान को इस्लामाबाद लाने के अखराजात MNAs और MPAs बर्दाश्त करेंगे। कारकुनान की इस्लामाबाद आमद पर तमाम इंतजामात की मुश्तरका हिकमत अमली भी बना ली गई है। अली अमीन गढ़ापुर के करीबी ज़राए के मुताबिक अब की बार वफाकी हुकूमत के लिए बड़ा सरप्राइज तैयार किया गया है। पहले एहतजाजों की निस्बत बेहतरीन हिकमत अमली बना ली गई है। पार्टी क़यादत की गिरफ्तारियों की सूरत में प्लान बी पर अमल होगा, जबकि हल्कों से कारकुनान को लाने वाले MNAs हों या रहनुमाओं की गिरफ्तारी की सूरत में मुतबादल लीडर्स की फहरिस्त बनाकर टास्क दे दिया जाएगा। जहां एक तरफ तहरीक इंसाफ एहतजाज की तैयारियां कर रही है, वहां इसी मुमकिन एहतजाज से मुतालिक तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं और पार्टी के तंजीमी ओहदेदारों की जानिब से शदीद रद्द अमल आ रहा है। इत्तलात के मुताबिक 24 नवंबर के एहतजाज से कबल ही पेशावर की ज़िली तंजीम में इख्तलाफात सामने आ गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के 4 ओहदेदारों ने इस्तीफा दे दिया है। तहरीक इंसाफ पेशावर की तंजीम में इख्तलाफात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर सिटी के जनरल सेक्रेटरी, 2 सीनियर नायब सदूर और 1 नायब सदर अपने पार्टी ओहदों से मुस्तफी हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला पेशावर के सदर ने ओहदेदारों का इस्तीफा कबूल करके नए ओहदेदारों की तैनाती का एलामिया जारी कर दिया है। दूसरी जानिब आज एक और पेशरफ्त में तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को पानी चेयरमैन इमरान खान का फोकल पर्सन भी मुकर्रर कर दिया गया है। गो के तहरीक इंसाफ इस एहतजाज से मुतालिक तो यकीनी तौर पर यकसू है, लेकिन इस एहतजाज की क़यादत और कामयाबी पर अभी भी सवालिया निशान है। बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी कन्फ्यूजन का शिकार है, जब बुशरा बीबी भरपूर तरीके से सरगर्म नजर आ रही है, लेकिन पार्टी बजिद है कि उनका कोई सियासी रोल नहीं। ये गलत है। वो कोई सुपरवाइज नहीं कर रही, उन्होंने सिर्फ एक बयान दिया है, इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया है। उनका कोई सियासी रोल नहीं है। वो कोई इस तहरीक को या PTI को लीड नहीं करेंगी। PTI सेक्रेटरी जनरल के दावे के बरखिलाफ बुशरा बीबी मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। उन्होंने वज़ीर आला हाउस के KP को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों का मरकज बना लिया है। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने वज़ीर आला हाउस में होने वाली PTI हज़ारा, मालकंड और बलोचिस्तान के तमाम इजलासों में शिरकत भी की और गुफ्तगू भी। आज भी वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI के जनूबी इजला के अरकान असम्बली और ओहदेदारों से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें बुशरा बीबी ने खिताब भी किया। बुशरा बीबी ने पैगाम दिया कि जो रुकन असम्बली या ओहदेदार 24 नवंबर को एहतजाज के मौका पर गायब होगा, उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। बुशरा बीबी ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान का पैगाम है 24 नवंबर को आइन, कानून और पार्लियामेंट की बारादस्ती के लिए निकलना है। उन्होंने हिदायत की कि हर रुकने सूबाई असम्बली और रुकन कौमी असम्बली को काफिले की सूरत में इस्लामाबाद पहुंचना है। पेशावर से निकलते ही दूसरी जानिब बुशरा बीबी के इस ही सियासी किरदार और बानी PTI के लिए पैगाम रसानी की कोशिश को हुकूमती और आला हल्के भी गहरी निगाह से देख रहे हैं। तभी इस इम्कान का भी इजहार किया जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बुशरा बीबी की एक बार फिर गिरफ्तारी को भी हरजुज़ का करार नहीं दिया जा सकता। तो दोबारा गिरफ्तारी के बारे से भी कुछ खदशात हैं। अगर ये प्रोटेस्ट को लीड करती हैं या इस प्रोटेस्ट को आगे लेके चलते हैं, दोबारा हो सकती है गिरफ्तारी? जी बिल्कुल। अगर वो किसी कानून को हाथ में लेती हैं, कोई एक्शन उनका ऐसा होता है तो हो सकता है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी इस एहतजाजी सियासत की वजह से हुकूमती अताब का तो सामना होगा। वहाँ हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाना बशाना खड़े होने वाले मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस एहतजाजी डगर को लेकर KP हुकूमत को निशाने पर रख लिया है।
15 साल से एक कर्ब से ये सूबा गुजर रहा है, इस सूबे के आवाम गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में यही सूरत हाल है, हुकूमती रिट कहीं नज़र नहीं आ रही है। और हुकूमतें भी बजाय इसके कि वो अपना फ़र्ज मनसबी बजा लाएँ और लोगों के जान माल और ये तो आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तवानाइयाँ और सलाहियतें सर्व करें, वो अपनी सियासत पर ही सारी चीज़ें मरकूज़ किए हुई हैं। किस तरह हमने लड़ना है, कैसे हमने बयान देने हैं, कैसे हमने सूबे के साथ लड़ना है, कैसे हमने मरकज़ के साथ लड़ना है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो इनकी ज़िम्मेदारियों में नहीं आती और हुकूमत की तमाम तवानाइयाँ जो हैं वो इस सियासत पर सर्फ हो रही है, जो गलत बात है। इसी तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है राना एहसान अफजल साहब, जो कि वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर भी हैं और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। शुएब शाहीन साहब, एहतजाज की तैयारियाँ तो आपकी तरफ से भरपूर जारी है, बुशरा बीबी काफ़ी मुतहर्रिक हैं, कामयाब बना लेंगे आपने इस एहतजाज को, चूँकि गवर्नमेंट ने भी जो है इस वक्त अपनी तैयारियाँ भरपूर तरीके से जो है वो शुरू कर दी हैं और आप इस वक्त शायद हमें किसी खुफिया मुकाम से ज्वाइन कर रहे हैं कि गिरफ्तारियाँ वगैरह भी शुरू हो चुकी है। जी, इंशाल्लाह कामयाब होगा जी। आपने देखा है माज़ी करीब में हमारा कोई भी प्लान, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी जलसा, कोई भी प्रोटेस्ट नाकाम नहीं हुआ। और अब तो ये फाइनल कॉल है और डू और डाई का मामला है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान से मोबिलाइजेशन होगी, पूरे पाकिस्तान से मूवमेंट होगी और इंशाल्लाह ताला हम तो इस्लामाबाद के होस्ट हैं। अब ये तो हमने पहली दफ़ा देखा है कि 9 दिन पहले घरों पे छापे, गिरफ्तारियाँ और कई हमारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारियां डाली भी नहीं हैं। उन्होंने सीआईए सेंटर में उनको रखा हुआ है और गिरफ्तारियां नहीं डाली हुई, गैर कानूनी डिटेंशन में 3 दिन से उनको रखा हुआ है। और मेरे इलाके के सेक्रेटरी जनरल को जब उठाया, उनके घर में छापा मारा, उसकी 80 साला बूढ़ी माँ को उठा लिया, उसके एक कज़न को उठा लिया। अब उसके फिर फादर इन लॉ के घर पहुंच गए और उनको अब इस बात पे पूरे ख़ानदान को मजबूर कर रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है कि आप उससे हमें लिखवा के दें कि उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस तरह की बेशुमार वाक़यात हैं, कब एक-एक मैं इस्लामाबाद की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बाकी शुएब शाहीन चीज़ों को साहब, छोड़ें जब कि जो 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 हुकूमत इस पे जवाब पेश करती है सारी क्रैकडाउन का या रुकावटों का, वो ये कहते हैं कि जब आप लोग ये इस तरह के दावे करेंगे कि मरो या मारो, डू और डाई है जी, उसके अलावा वो ये कहते हैं कि जब आप ये कहेंगे कि हम कफन बांध कर निकलेंगे, जनाजे पढ़वा लेंगे अपने, तो इस तरह की बातें जब वो कहते हैं जब आप करेंगे तो फिर गैर मामूली इकदाम होंगे। वो कह रहे हैं इस्लामाबाद पे यलगार की इजाजत नहीं दी जा सकती किसी को भी इस तरह से। देखें, पहली बात तो ये है कि मेरे अल्फाज आप उठा लें कि आज तक मैंने किसी को थप्पड़ भी मारा हो या किसी को गाली दी हो। 9 दहशतगर्दी के पर्चे मेरे ऊपर हैं। 9 दिन पहले मेरे घर पे 2 दफ़ा छापा मारा गया। और बात यह है कि मैंने क्या कसूर किया है, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। मैंने तमाम बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस को हेड किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी गिरी हुई कोई बात नहीं की। मैं अपनी बात बंदा अपनी सही है। मिसाल सबसे पहले शुरू से। दूसरी बात देखें, हम आ रहे हैं एहतजाज करने, प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है। मुझे बता दें, संजानी के जलसे को जब हमने किया, 3 दफ़ा हमने भी कैंसल किया और इन्होंने तो खैर 6 दफ़ा कैंसल किया। और आखिरी जलसा हमने इजाज़तनामा लेके डीसी से, हाई कोर्ट से 6 इजाज़तनामे, कोर्ट के सही है। आर्डर्स लेके हमने पुरअमन तरीन जलसा किया। और जिस वक़्त मैं शुरू हुआ उस काफ़िले को लीड किया, सही है। मतलब वीडियो बनी, मैं वहाँ तक़रीर की, स्टेज पे बैठा और आखिरी मुकर्रीन में मेरा ये शुमार था। ये तक़रीर शुएब शाहीन करके साहब नीचे उतरा मैं और घर पहुँचा। सही सिर्फ़ एक बात करके जी ख़त्म जी करूँगा। जब मैं अगले दिन दफ़्तर में बैठा हूँ, 2 दहशतगर्दी के पर्चों में मेरे दफ़्तर से मुझे उठा सही लिया है। गया। मैं 7 दिन जेल में रहा, थाने में रहा, बाकी जो ठीक भी हो है। गया। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, हम आ रहे हैं प्रोटेस्ट पे। हमारा ये बुनियादी इंसानी हक है। बैठे हैं, ये राणा लेकिन साहब बैठे हुए हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर। ये जिस आज तरह से हमें दें कि जिस आज तरह हमें से बता दें ये जगह है, आएँ आप प्रोटेस्ट करें। हमारे ज़माने में सही है। मौलाना फजल रहमान आया, 2 दफ़ा उसने धरना दिया, हमने उनको फैसिलिटेट ठीक है। किया। मरियम नवाज़ पीटीएम की जमातें आई, हमने फैसिलिटेट किया। बिलावल भुट्टो ठीक हो सिंध गया। से चला, पंजाब में भी हमारी हुकूमत थी, हमने फैसिलिटेट किया। हमारा अच्छा, मुझे फंडामेंटल शुएब साहब राइट है प्रोटेस्ट ये बता करना। दें मुझे कि इस मरतबा जो आप कह रहे हैं ना कि आपकी फाइनल कॉल है, डू और डाई सिचुएशन है तहरीक इंसाफ के लिए, इतनी डिस्परेशन क्यों है? और दूसरा, लग रहा है कि इस एहतजाज का दबाव हुकूमत से ज्यादा तहरीक इंसाफ के अपने ऊपर है कि जिस तरह से बुशरा बीबी हिदायत जारी कर रही है कि 5-5 हजार बंदे लाने हैं, एमपीएज ने 10,000 लाने हैं, एमएनएज ने, और बाकायदा वीडियो जारी करनी है जब आप अपने कारकुनान को लेकर आए गाड़ियों के अंदर से। ये प्रेशर जो है तहरीक इंसाफ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए, नहीं, हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है। जब एक फैसला ये हो गया है
कि हमने भरपूर एहतजाज करना है, तो मोबिलाइजेशन के लिए तो वो तरीक़ाकार होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का कि वो ठीक है। बैठे, बात करें, डिस्कस करें और चीज़ों को मोबिलाइज़ करें। जहाँ तक ताल्लुक है कि हम क्यों फाइनल कॉल की तरफ आ रहे हैं। देखें, इस मुल्क में पुरअमन तरीन इनकलाब आया 8 फरवरी को, जब लोग हमारे लिए निकले और उन्होंने हमें वोट दिया। उस जमहूरियत पे शब-खून मारा गया और चोरी शुदा मैंडेट के ज़रिए मैंडेट पे सही है। डाका डाल के लोगों को मुसल्लत किया गया। नंबर 2, फिर आईनी तौर पर हमारा हक है कि हम एहतजाज करें, हम अपना प्रोटेस्ट अडॉप्ट करें, लेकिन उस रास्ते से हमें रोक दिया सही है। गया बहरहाल क्योंकि मेन चंद तो आपका लोगों जो के इसमें मकसद है हाथों इस में सारे आइन और एहतजाज का, कानून जो को इस सारी एक्सरसाइज का मेन मकसद तो खान साहब की रिहाई है, उस पर मैं जरा आपसे बाद में बात भी करूंगा। राना एहसान साहब ये बताएं कि तहरीक इंसाफ तो इसे फाइनल कॉल कह रही है, तो वुज़रा की जो है वो क्यों टांगे जो है वो लड़खड़ा गई है, एक घबराहट हुकूमती कैंप के अंदर दिखाई दे रही है। आल्दो आप उसे डाउन प्ले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नजर आ रही है घबराहट। आज आसिफ साहब के बयानात देखें कि जी वो बुशरा बीबी अपने बच्चों को भी लेके आए, खान साहब अपने बच्चों को भी बुला लें। ये तहरीक इंसाफ का इवेंट है, वो जिसे मर्जी लेकर आए, इसमें आपका कंसर्न क्या है? राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना जी कि वो जी गिरफ्तार भी हो सकती है बुशरा बीबी, तो ये एक डिस्परेशन या एक घबराहट जो है वो गवर्नमेंट हुकूमती कैंप के अंदर इस एहतजाज से 9 दिन पहले क्यों नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसका इशारा किया शोएब शाहीन साहब ने भी कि गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं अभी से 9 दिन पहले देखिए, से। सबसे पहले तो हालांकि 7 दिन आज रह गए। देखें, कोई घबराहट नहीं है। और पहले भी हम ये देख चुके हैं, पहले भी एक फाइनल कॉल जैसी कॉल ही थी जब गंडापुर साहब इस्लामाबाद आए, और वो सेमीफाइनल था। वो सेमीफाइनल था, और वहाँ भी आप फाइनल है। देखें वो सरकारी मशीनरी, सरकारी मुलाजमीन लेके पहुँचे, लेकिन पार्टी मेंबर्स हमें नहीं नज़र आए। पीटीआई के कोई पंजाब से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, तो हमें बिल्कुल घबराहट नहीं है। बल्कि हम तो समझते हैं कि इन्होंने ये कॉल दे के ये फंस गए। और ये कहना कि फाइनल कॉल, देखें फाइनल कॉल की मैसेजिंग बड़ी खतरनाक होती है कि हम ये जब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होंगी तो हम उसका वापस नहीं इम्पैक्ट आएंगे। बढ़ाने के लिए ना, इम्पैक्ट उसका इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए, लेकिन- कारकुनान को मुतहर्रिक करने के लिए ये एक स्ट्रेटजी होती है सियासी जमात की कि वो फाइनल कॉल एक नाम इस तरह का दे दिया जाए कि लोग निकले ताकि उसमें। देखें, लेकिन हम इनको देख चुके हैं, इनकी एक तारीख है जिसके अंदर वायलेंस भी है, इनके प्रोटेस्ट के अंदर। इस्लामाबाद में आपने पहले भी देखा किस तरीके से, तो वो हमने अपनी तैयारी पूरी करनी है। और देखें अच्छा, वो जब कह रहे हैं शोएब शाहीन साहब कि आप जगह बता दें हम वहां के बैठ जाएंगे, ये देखें, इनका ये तो है ही नहीं ना, ये तो जलसाकारी नहीं रहे, ये तो एक धरने की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते कि ये इनको हम एक जगह दें, क्योंकि इनका जो माजी है वो क्यों बताता नहीं है। दे सकते नहीं, इजाज़त? उसकी वजह मैं बताता वो हूँ कह रहे हैं ना। हमने पुरअमन एहतजाज करना है। देखिए, नहीं, पुरअमन की ये बात ही नहीं कर रहे ना, ये तो कफन बांध के आने लगे हैं। ये तो कह रहे हैं कि अगर हम वापस ना आए तो जनाजों की तैयारी करा दें। ये इनका एक मकसद है, ये इसको खून इसके अंदर दे वांट कि कोई ना कोई जो है तसादुम हो, कोई ना कोई लाशें गिरे, कोई ना कोई ये जो है। क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं एहतजाज? ये जो मांग रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को आप वापस ले लें, भाई कैसे ले लें? एक काम पार्लियामेंट ने किया है, 2/3 अक्सरियत से किया, वो कैसे वापस हो जाए? ये कह रहे हैं कि जी आप खान साहब को रिलीज कर दें, या तो कैसे कर दें? वो तो अदालतों ने करना है। तो इनकी कोई मांग ऐसी नहीं है जो हुकूमत पूरी कर सकती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अभी आपको कह रहे हैं कि कोई ऐसी मांग नहीं है जो इनकी पूरी। तो फिर इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि हम किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसा माहौल पैदा करें, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए कि ये मामला जो हैं कोई मुख्तलिफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, ताकि हमारा ना करें ना, आप उन्हें एक मुकाम का जिस तरह वो कह रहे हैं तयन कर दें, आप वहां के बैठ जाएंगे, धरना दे देंगे, वो कह रहे हैं। देखें, जब कोई ऐसी कोई दरखास्त आएगी तो उसको वो भी देखा जा सकता है, लेकिन हमने अपने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, हमने प्रिकॉशंस पूरी करने हैं। मुल्क में दहशतगर्दी है, कोई ऐसा वाकया हो जाए, जो मैं जिस वाकये की मैं आपको बात कर रहा हूँ, कोई यहाँ कोई खुदा ना खास्ता कोई लाशें गिर जाएं, तो उसको इन्होंने ही फायदा उसका उठाना है, उसी पे इन्होंने खेलना है। तो वो हम नहीं हो सकता, हम वो ये नहीं होने देंगे, और हम इसको बिल्कुल पुरअमन ही रहने देंगे। हम इसको कंट्रोल करेंगे कि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। सिक्योरिटी के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, एहतजाज करने ही नहीं देंगे। सिंपल इज दैट। कंट्रोल करने से मुराद तो आपकी यही है ना कि करने ही नहीं देंगे। इस चीज की इजाजत नहीं देंगे कि ये एक आम आदमी की जिंदगी में खलल डाले। हम इस चीज की इजाजत नहीं देंगे कि इस्लामाबाद की रेड जोन में आए और वहां जो है ये एक तमस्खर उड़ाएं पूरी पाकिस्तान को, और जो है वो इस्लामाबाद के कैपिटल तो वो हुकूमत का उड़ाते हैं, अवाम का नहीं उड़ाते। नहीं, पूरी कौम का उड़ाते हैं ना जी। जब ये ऐसे ये जो है वो मामला, जिनकी सियासत जिस तरफ जा रही है, वो ये चाह रहे हैं कि मुल्क की साफ खराब हो। साहब, ये तो वैसे हुकूमत तो कह रही है जी कि किसी सूरत भी एहतजाज कामयाब नहीं होगा। पहले की तरह ये भी नाकामी जो है इस पे तहरीक इंसाफ को सामना करना पड़ेगा नाकामी का।
तो इस पर ऐसा मुख्तलिफ क्या करेंगे कि आपके पहले के जो एहतजाजी मुजाहरे थे, आपने जिस इस्लामाबाद की तरफ मार्च किए, उसमें अपना काम होते रहे, इस मरतबा आप कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि इस मरतबा ज़ाहिर आपने गैर मामूली कॉल का ऐलान किया है, तो हुकूमत की तरफ से इंतजामात भी गैर मामूली ही होंगे इसको रोकने के लिए। देखें, अगर इनकी बाकी कांपे नहीं टांग रही तो ये इजाज़त दे देना, इनको कहें कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। क्या हमारे मुल्क में आइन मुअत्तल हो चुका है? अगर मुअत्तल नहीं हुआ तो हम आएंगे, पुरअमन रहेंगे। अगर हम किसी को मारें, किसी को पत्थर मारें, किसी को डंडा मारें, किसी के ऊपर हाथ उठाएं या कोई वायलेंस करें, इनको हक हासिल है हमारे खिलाफ एक्शन लें, हमारे लोगों को गिरफ्तार करें। जब हम आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इस्लामाबाद का मैं इलेक्टेड एमएनए हूं, इर्रिस्पेक्टिव कि मुझे फॉर्म 47 में हराया गया, मैं आपको गारंटी करता हूं, मैं यहाँ का होस्ट हूं। मेरे हलके में ये NA 47 में ये पहले भी प्रोटेस्ट होते रहे हैं। मैं आपको और गवर्नमेंट को गारंटी करता हूं, ये पुरअमन तरीके से, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने यहाँ रेड जोन में आकर तकरीर की और अपना प्रोटेस्ट खत्म किया, जिस तरह मरियम नवाज यहाँ आई और उसने हमारे जमाने में प्रोटेस्ट किया, जिस तरह मौलाना फजल लेकिन वो राणा साहब कह रहे हैं कि आपकी वो कह रहे हैं कि ये मैसेजिंग ही नहीं है, ये इनकी मैसेजिंग ही नहीं है, इनकी मैसेजिंग कुछ और है। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं, ये तो इनकी जमात बात ही नहीं कर रही। ये तो कहीं नहीं रहे कि हम वहां जो है आके, ये तो कह रहे हैं हमने कफन बांधना है, हमने ये करना है, वो करना है। इनकी मैसेजिंग ही बड़ी अग्रेसिव है। नहीं, इनका जो पूरा मौक़िफ़ ही कुछ और है। हमने कहने से तब्दील तो नहीं हो जाएगा। हम कलाशनकोव से इनको मारेंगे, हमारे ऊपर माजी करीब में गोलियां चलाई। तो फाइनल कॉल का मतलब क्या है, ये हमें बता दें जरा, कि अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी तो आप क्या करेंगे? हमारे ऊपर समर साहब मेरी बात मुकम्मल होने देना। हमारे ऊपर माजी करीब में इन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की, ड्रोन्स के जरिए इन्होंने शेलिंग की, इन्होंने हेलीकॉप्टर्स के जरिए शेलिंग की, वहां जो काफिला अली अमीन का आ रहा था, इन्होंने वो हरबा इस्तेमाल किया, वो यजीदियत और फलस्ताइयत अडॉप्ट की जो आज तक हमने मार्शल लॉ में नहीं देखी। चार दीवारी की पामाली आज से शुरू हो चुकी है, यानी किसी की 80 साला बूढ़ी माँ को उठा करके ले जाना। मुझे बता दें कि ये कौन सी यजीदियत और फलस्ताइयत। चलिए, ये राणा साहब कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं, राणा साहब पूछना चाह रहे हैं कि ये फाइनल कॉल अगर आपकी जो है वो करें, अगर ये ना हुए कामयाब तो फिर क्या करेंगे? अगर आपकी डिमांड पूरी हम नहीं करते तो वो हम ये क्या करेंगे आप? देखें, पहली बात तो इस बात पे एग्री करें कि प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है, वो हमें कोई नहीं रोक सकता। जो रोकेगा वो इल्लीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो कहते हैं पुरअमन एहतजाज होता। दूसरी बात, पुरअमन एहतजाज होगा। जो इन्होंने बदमाशी करनी है, हमने उसके जवाब में कहा है कि हमें गोलियां मारोगे तो हम दफन होने के लिए तैयार है। उसका हमने नहीं कहा कि हम कलाशनकोव से इनको मारेंगे। आप वर्ड्स की तब्दीली वो देख लें, चॉइस। अच्छा, दूसरी बात आप मुझे बता दें कि ये कठपुतली जिस तरीके से इन्होंने 26वीं तरमीम की है, हम क्यों फाइनल कॉल दे रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जमहूरियत दफन कर दी, आइन और कानून चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना के रख दिया है। वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी के जरिए जो आइन की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं, ये माजी में हमने नहीं देखी। आखिरी सहारा अदालतें रह गई थी, उसके ऊपर शब खून मार के इन्होंने अपने हाथ में लेके वो 26वीं तरमीम करके इन्होंने ऑप्शन कोई नहीं छोड़ा। पब्लिक के पास, आम आदमी के पास, यूथ के पास, स्टूडेंट्स के पास, कि वो मैं सिर्फ बाहर ना निकले। अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन ही एहतजाज का रह गया है, इसलिए हम बाहर निकल रहे हैं। ठीक है जी राणा साहब, देखें, मैं फिर रिपीट सिर्फ करना मुख्तसरन चाहूंगा। देखें, इनका एक ही मसला है, मुल्क के अंदर महंगाई कम हो रही है, आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबलाइज्ड है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक फील गुड फैक्टर आ रहा है, आपकी स्टॉक मार्केट कुछ और बता रही है कि मुल्क आगे बढ़ रहा है, ओवरऑल स्टेबिलिटी है, IMF का मुआहदा आपका ठीक तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये इरेलेवेंट हो रहे हैं, ये दिन ब दिन इरेलेवेंट हो रहे हैं, और ये चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई ऐसा धमाका हो, कोई ऐसा क्लैश हो, कोई ऐसा तसादुम हो कि दोबारा से इनकी रेलेवेंसी बढ़े। वैसे उसमें तो ये कामयाब नहीं हो रहे इस हद तक। जो आपकी बात को ये अगर माना जाए कि मईशत इसकी बड़ी वजह है, तो आप जो दावा करते हैं मईशत ठीक हो रही है, तो वो एक कॉल देते हैं, उनकी हिकमत अमली जो बड़ी कामयाब जा रही है। फिर इस लिहाज से वो एक कॉल देते हैं एहतजाज की, आप खुद ही पूरा मुल्क बंद कर देते हैं, सारी मुआशी एक्टिविटी बंद हो जाती है।
नहीं देखें, कोई मुल्क नहीं बंद होता। मैं आपको देखें, मैं आपको इसका अभी आप 24 को बंद नहीं करेंगे। मैं आपको इसका ऑल्टरनेटिव 23 बताता से हूं ना। इस्लामाबाद नहीं, जब नहीं, मैं आपको इसका एक मिनट शाहीन साहब, मैं आपको नहीं मैं आपको इसका ऑल्टरनेटिव बताता हूं। देखिए मसला क्या है, नहीं देखें इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि अगर हम ये प्रिकॉशंस ना लें, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, एक सिनारियो पेंट करता हूं, हम ये कंटेनर्स ना लगाएं। जो मुल्क में दहशतगर्दी के मामलात हैं, कहीं धमाका हो जाए, किसी सियासी जो है वो जुलूस के अंदर कोई इंसिडेंट हो जाए, फिर क्या होगा? फिर एक नया रंग इसको दे दिया जाएगा। तो हमने देखें जो हमारे दहशतगर्दी कंटेनरों से तो नहीं रुकेगी। नहीं देखें, हमने कोई इंसिडेंट नहीं होने दिया ना। हमने सिक्योरिटी के जो भी मेजर्स लिए, इन्होंने जलसा किया, इन्होंने इस्लामाबाद में भी जलसा किया, हमने इजाजत दी, इन्होंने जलसा किया, इन्होंने लाहौर में भी किया। लेकिन वो देखें, उसके साथ साथ हमने सिक्योरिटी के भी मामलात को तय किया, उधर भी हमने फोकस किया। तो हमने इन सारी चीजों को देख के करना है। हम आई वुड रिक्वेस्ट कि ये दहशतगर्दी वाला एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और उस पर जाहिर है पूरी कौम की एक रिजॉल्व है कि इस पे एक्शन होना चाहिए, और जो कार्रवाई होती है ज़ाहिर उसमें हमारी अफवाज जो है वो, और जो हमारी खुफिया इदारे हैं, हम बड़े आईबीओज कर रहे होते हैं, बड़ी इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस उस पर चल रही होती है, तो एक डिफरेंट डोमेन उस पर काम हो रहा होता है। तो सियासी मामलात को आप उससे नहीं देखें, जब सियासी एक्टिविटीज को भी देखें, जो हमारे दुश्मन हैं वो किसी चीज को जो है वो जाने नहीं देंगे, वो अपनी कार्रवाई कहीं भी कर सकते हैं, और वो आप देख रहे हैं कि हो रही है। तो हमने हर एंगल से देखना है। देखें, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इनके जो आईनी हक है उसको रोकें, वो हमने नहीं रोका। मैं तो बता रहा हूं, हमने इस्लामाबाद में होने दिया, लेकिन प्रिकॉशंस हमने ली, अभी भी हम प्रिकॉशंस लेंगे। लेकिन जो सीधी सी बात है, अगर ये कह रहे हैं कि ये नहीं चाहते तसादुम, तो मुझे इनके वो जो बयानात तो देना, दिखाएं बयानात अवाम को, ये क्या कह रहे हैं लोगों को, ये किस तरह की मैसेजिंग कर रहे हैं। ये तो ये ऐसा एक पिक्चर पेंट कर रहे हैं। जब उन्होंने इस तरह की मैसेजिंग नहीं की, सिर्फ पुरअमन एहतजाज किया, जलसे की कोशिश भी की, आपने तभी नहीं करने दिया ना। इस्लामाबाद में हमने जलसा करने 6 मरतबा रोक के उसके बाद जाके संजानी वो जाके मवेशी मंडी के अंदर आपने इजाजत दी, वहां भी शेलिंग भी हुई, काफी मसाइल वहां पे भी हुए। शेलिंग भी तब हुई जब इन्होंने टाइमलाइन फॉलो नहीं की। और एक और चीज में करेक्शन कर दूं शाहीन साहब की, इन्होंने कहा कि डायरेक्ट फायरिंग हुई है, कभी डायरेक्ट फायरिंग नहीं हुई। ये जरूर कौम ने देखा है कि पीटीआई के वर्कर्स ने पेट्रोल बम मारे पुलिस के ऊपर, ये लोग देख चुके हैं। डायरेक्ट फायरिंग नहीं देखी, ये गलत बयानी इन्होंने की। इसी तरीके से ये भी कौम देख चुकी है कि 10 फौजी तनसीबात के ऊपर इन्होंने जलाओ घेराव किया, अभी सीसीटीवी फुटेज भी हमने दिखा दी। तो वायलेंस की हिस्ट्री इनकी है, ये अवाम देख चुकी है कि पीटीआई के लोगों ने रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया, इस्लामाबाद में जलाओ घेराव किया, ये जरूर तारीख इनकी है। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताएं, चले ये तो आर्गुमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट वो चलता रहेगा आपका, काउंटर आर्गुमेंट्स वगैरह। मुझे ये बताएं कि एक तो आज तहरीक इंसाफ की तरफ से एक खान साहब के फोकल पर्संस की 3 बंदों की आज जो है वो उनका नोटिफिकेशन हुआ है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं और उमर अयूब साहब हैं। ये फोकल पर्संस किस मकसद के लिए आज नॉमिनेट किए गए हैं? जी, मैंने भी इस नोटिफिकेशन को देखा है और मैंने इसको डिटरमिन कर पाया। ज़ाहिर 2 चीज़ें होती हैं, एक तर्जमानी होती है और दूसरा आपको पता है कि जेल सुप्रिटेंडेंट के साथ कोऑर्डिनेशन के नतीजे में होने वाली मुलाकातें और वो जो मामलात हैं। पहले हमारे वो इंतजार पंजोता साहब सिंगल पर्सन थे और कुछ और भी थे, लेकिन आई थिंक उस कंटेक्स्ट में किया गया है। बहरहाल ये अभी उसकी तफसीलात मैंने भी नहीं पूछी, आज ही मुझे नोटिफिकेशन मिला है। दूसरी बात जो राना साहब फरमा रहे थे, मैं 1-2 बातें बता दूं। कह रहे हैं हम पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देंगे। भाई मैंने कौन सा, मुझे बता देना, अपनी पुलिस से पूछ के बता दें कौन सा जुर्म किया है कि रात के 3 बजे से 4 बजे के दरमियान मेरे घरों में छापे मार रहे हैं। मैंने क्या जुर्म किया है? नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त जो हमारे वर्कर्स को उठा रहे हैं वो किस जुर्म में उठा रहे हैं, क्या जुर्म किया है? हम पुरअमन एहतजाज के लिए बैठे हैं ना, जब कोई जुर्म कर ले आप उसके खिलाफ एक्शन लें। इन्होंने कहा जी संगजानी में हमने जलसे की इजाजत दी, संगजानी के जलसे के नतीजे में मेरे ऊपर 2 दहशतगर्दी के पर्चे हुए। हमारे जो मेरे दफ्तर से मुझे उठाया, पार्लियामेंटेरियंस को जो उठाया गया उनके ऊपर पर्चे हुए। और जुर्म क्या, मेरे ऊपर क्या इल्जाम है? मैंने पुलिस से क्या नाम है वो छीन के, डंडे छीन के और एसएचओ से पिस्टल छीन के उनके किसी के पेट में मारा, किसी के ये बताएं मुझे कि जहां से आपका मेन आपका काफिला निकलना है पेशावर से या केपी से, पेशावर के अंदर बड़े आपके तंजीमी मसाइल चल रहे हैं। आज वहां पे आपके पार्टी के 4 ओहदेदार मुस्तफी हो गए ये एहतजाज के मामले को लेकर, और फौरी तौर पर आपके पेशावर के प्रेसिडेंट ने नए ओहदेदारों का तकर्रर भी कर दिया। ये चल क्या रहा है मसला? शाह महमूद कुरैशी साहब के भी कल बड़े शिकवे आए सारी पॉलिसी के हवाले से। ये चल क्या रहा है? तहरीक इंसाफ के अंदर काफी मसाइल चल रहे हैं, तो वो जो मैंने पहले बात की थी, दबाव ज्यादा तहरीक इंसाफ के ऊपर ही है। देखें, कोई ना दबाव है ना ही कोई पार्टी के अंदर कोई इशू है। बात सिंपल एक ये है,
शाह कुरैशी साहब का एक हक बजाने थे कि उनको मिलने आए और उनसे इंफॉर्मेशन सीख करें या उनसे गाइडेंस लें। बिल्कुल लेनी चाहिए हमारी लीडरशिप को। वो हमारे सीनियर मोस्ट ज़ाहिर वो पॉलिटिशियन भी हैं और वाइस चेयरमैन भी हैं। तो नेचुरली जो इस वक्त तक सिचुएशन है, इस दफा सरप्राइज मिलेगा इनको। पूरे चले, आप कह रहे हैं से इस मर्तबा सरप्राइज मिलेगा, पूरे पाकिस्तान से काफिले निकलेंगे। इसी सूरत हाल पे तजज़िये के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद मालिक साहब ने, सीनियर साफी तजज़ियेकार हैं। मालिक साहब, क्या होता देख रहे हैं आप अगले हफ्ते इस्लामाबाद के अंदर? पाकिस्तान तहरीक के साथ तो बड़ी पुरज़्म है कि भरपूर तरीके से उनका अब मार्च होगा और फाइनल कॉल इसे वो कह रहे हैं डू और डाई सिचुएशन तहरीक के साथ के लिए बनी हुई है। हुकूमत भी कह रही है कि गैर मामूली इकदाम या इंतजाम हम भी करेंगे इसे रोकने के लिए। क्या होता देख रहे हैं आप इस्लामाबाद के अंदर? देखें, मुझे तो जो खतरा है वो वायलेंस का है कि तशद्दुद होगा, क्योंकि देखें खासतौर पे पंजाब गवर्नमेंट ने तो पूरा जोर लगाना है और जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का मूड है और जो वहाँ की क़यादत है, आपको पता है मरियम नवाज उनकी चीफ मिनिस्टर हैं, वो हार्ड लाइनर हैं, फुल फ्लेज किस्म की। आईजी भी उनके बिल्कुल उनके इशारों पे चलते हैं। तो वो तो क्लैश होगा और यही उसके बाद कुछ पता नहीं होता, कुछ किसी भी तहरीक को समझ कहाँ पे डायरेक्शन में चली जाएगी। पेशावर से तो आएगा क्राउड, लेकिन उसके साथ एक्सपीरियंस है सबका डील करने का, गवर्नमेंट का, और उनका ख्याल है कि वो एक हद तक हम संभाल लेंगे। पंजाब इज द की। अगर पीटीआई ने इसको वाकई एक मानी खेज बनाना है धरना, और इतना बड़ा जुलूस और धरने होंगे कि मजबूर हो जाए एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात करने की, तो पंजाब इज द की कि पंजाब क्या करता है, वहां से कितना लोग निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, और उनका इस्लामाबाद पहुंचना जरूरी नहीं है। देखें, अगर आप पंजाब के 4-5 शहर भी बंद कर लेते हैं तो वो इन इटसेल्फ बहुत बड़ी कामयाबी। लेकिन मलिक साहब, ये कैसे होगा? तहरीक साथ की सारी क़यादत तो इस वक्त पेशावर के अंदर बैठी है, सारा तकिया लगता है कि पेशावर के और केपी के ऊपर ही किया हुआ है। तहरीक साथ ने बुशरा बीबी वहां से बैठ के सारी मीटिंग्स कर रही है। सारी जो इस वक्त मरकज है इस पूरी प्लानिंग का, वो तो पेशावर बना हुआ है। वो तो लाहौर होता तो फिर शायद फर्क पड़ सकता था इसमें। नहीं आएंगे तो सही ना, आई एम श्योर उनके लोगों से वो कांटेक्ट में हैं। उनके लोग देखें मुख्तलिफ लेवल्स पे काम होते हैं ना, कोई जिले की लेवल पे काम कर रहा होता है, कोई तहसील की, कोई यूनिट की लेवल की। जो टफ काम वो है कि 10 दिन का वक्त बड़ा थोड़ा है। जब इमरान खान खुद थे, आपको याद है, उन्होंने जून के आखिरी हफ्ते में कॉल दी थी और फिर अगस्त 14 को आए थे इस्लामाबाद। और वो तो फिर इमरान खान खुद लीड कर रहे थे, उनका अपना कैरिज्मा है, उनका लीड करना और किसी और के लीड करने में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन 10 दिन की कॉल वाकई बहुत टफ चैलेंज है टू बी फेयर, और एक ऐसी पार्टी के साथ जिसमें जितनी मार पड़ी हुई है पंजाब में खास तौर पे, लोग अभी तक पर्चे भुगत रहे हैं, सैकड़ों लोग पर्चे भुगत रहे हैं और टेम्पो बहुत हाई कर दिया है गड्डापुर साहब ने अपनी स्पीचेस में, कफन और जनाजे और ये। तो सिर्फ हार्ड कोर आएगा ना। देखें, इलेक्शन में वोट डालने तो समर आप में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन सड़क पे जब पता हो कि मारें भी पड़नी है, पर्चे भी होने हैं, सो बड़ा ही इस पे रिटेलिएशन भी होगी। बड़ी टफ कॉल है पीटीआई के लिए। मेरा ख्याल है अगर ये 50% भी शो ऑफ स्ट्रेंथ कर लें तो वो भी बहुत बड़ी कामयाबी है। हालात कहने आप और मेरे लिए बात करना आसान है, लेकिन जिसने सड़क पे जाना है, जिसने मार खानी है, जिसपे पर्चे करने हैं और सब कुछ होना है, ये दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ टास्क है। और खासतौर पे जब गवर्नमेंट भी तुली हो आगे से, गवर्नमेंट का भी सर्वाइवल है ना। अगर ये जीतते हैं तो गवर्नमेंट फारिग होती है। इस वक्त तो सर की बाजी लगी दोनों के लिए, बिल्कुल दोनों के लिए सर की बाजी लगी हुई है, स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट। जी हाँ, राजा साहब, कोई मुस्तकिल कोई हल भी है या कोई बैक चैनल कोई राब्ते भी चल रहे हैं कि अवॉइड किया जाए इस कन्फ्रंटेशन को और कोई बातचीत के जरिए मसला हल हो जाए? क्योंकि तरीके साहब ने मुज़ाकरात के लिए रास्ता तो ओपन रखा हुआ है। देखिए, मेरे ख्याल से बातचीत जो है वो तो खान साहब के अलावा तो किसी से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इनसे अगर कोई हम बातचीत कर भी लें, 26वीं तरमीम पे इनके साथ आप मामला तय भी कर लें, तो फिर भी वो जो है वो एंड में कालीन जो है वो खींच दिया जाता है और कहा जाता है कि खान साहब ने बातचीत करने के लिए हम तो किसी जो है वो मुल्जिम के साथ बात नहीं करेंगे और ना हम समझते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। इनको जिस तरह की इन्होंने जो डिमांड पेश की है, मेरे ख्याल से इनको जो है वो बैकफुट पे आना चाहिए। और ये इन्होंने अब चैलेंज खुद ही इन्होंने दिया है अपने आप के लिए, और मेरे ख्याल से उनके लिए भी है, आपके लिए भी बराबर चैलेंज है। जिस तरह बात की मालिक साहब ने कि ये जितना बड़ा इम्तहान तहरीक इंसाफ के लिए, उतना ही बड़ा इम्तहान हुकूमत के लिए भी है, चूंकि दोनों के सर्वाइवल की ये लड़ाई है। बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपका, शरीफ शाहीन साहब आपका, और राना इहसान अफजल साहब आपका, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम मामले के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। पाकिस्तान में इंटरनेट पर बिला रोक टोक रसाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गैर कानूनी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या VPN के खिलाफ न सिर्फ क्रैकडाउन जारी है बल्कि अब इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इसे गैर शरई करार देकर एक नई बहस का आगाज कर दिया है। हुकूमत पहले ही अवाम के डिजिटल हुकूक को सल्ब करने के दर पे है, वहां इस मामले को मजहबी टच देने की कोशिश ने एक बार फिर नया महाज खड़ा कर दिया है और डिजिटल हुकूक के लिए काम करने वाली शख्सियात और मजहबी स्कॉलर्स ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फतवे पर सवाल उठा दिए हैं। जुमे को एक बयान में जिसकी मिसाल नहीं मिलती, इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सरबराह अल्लामा रागिब नईमी ने कहा कि गैर अखलाकी या गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए VPN का इस्तेमाल खिलाफ शरीयत है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल पार्लियामेंट को इस्लामी तालीमात के मुताबिक कानून साजी का मशवरा देती है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के बयान के बावजूद तकरीबन तमाम विफाकी और सूबाई हुकाम महकमे VPN के जरिए अपने एक्स अकाउंट चला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वजारत मजहबी अमूर, IT और टेलीकॉम, खारजा अमूर और इत्तलात समेत वफाकी हुकूमत के अहम महकमे मामूल के मुताबिक एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। इस मुतालिक जब वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह से सवाल किया गया तो उन्होंने इंतहाई अछूती मंतक पेश कर दी। ट्विटर बंद कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, बाकी वज़रा हैं, वो उसी ट्विटर को जो है, उसी एक्स को जो है वो VPN लगा के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बड़ा खुला तजाद है इसके अंदर। नहीं, खुला तजाद क्यों है? जो VPN लगा के बाकी भी इस्तेमाल कर लें, उन्होंने किसी को रोका है VPN को? या VPN के इस्तेमाल के ऊपर उनकी मोनोपोली है? फिर पाबंदी खत्म कर देना। फिर अगर आप VPN लगा के खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, बंद करने का मकसद क्या है कि कोई इस्तेमाल ना करे? नहीं, तो खुद वो उसे जो है वो बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हुकूमत ने तो इस मामले को गैर संजीदगी से लिया है, लेकिन पहले इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी भी हुकूमत पर तनकीद कर चुके थे और अब अपोजिशन की जानिब से भी तनकीद शुरू हो गई है। VPN अब मुझे नहीं पता इस वक्त वो हलाल वाली चल रही है या हराम वाली चल रही है, तो ये भी माशाल्लाह फतवे तो हर तरफ से आ ही जाते हैं ना, ये भी अलमिया है हमारा। तो ये फतवेबाजी से मसला हल नहीं होगा। उससे पहले उन्हें ये बताना चाहिए था कि फॉर्म 47 पे आने वाला मेंबर असम्बली और वज़ीर-ए-आज़म शरई है कि गैर शरई है। VPN तो वो बाद में इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा दिया है इस्लामी नजरियाती कौंसिल। कुछ ऐसा ही तनकीदी मौक़िफ़ मजहबी हलकों से भी आ रहा है जब मुमताज मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने भी इस फतवे को गलत करार दे दिया है। डिजिटल हुकूक के लिए काम करने वालों के मुताबिक भी यह हुक्मनामा आज़ादी इज़हार राय को रोकने के लिए रियासती बयानिए के अज़्म को दोहराने की कोशिश का अक्कास है। दूसरी जानिब इसी मामले पर सदर की कायमा कमेटी बराए IT और टेलीकॉम की सरबराह सेनेटर परवेश खान ने कल कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। मीटिंग में इन पाबंदियों पर गौर किया जाएगा जिन्हें टेलीकॉम रेगुलेटर ने पाकिस्तान में VPN के गैर कानूनी इस्तेमाल का नाम दिया है। इन तमाम मामलात पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सरबराह डॉक्टर रागिब नईमी ने। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि जो फतवा जारी किया है इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कि VPN का इस्तेमाल गैर शरई है, ये किन बुनियादों पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने यह फतवा जारी किया है कि यह गैर शरई है? देखिए, इस वक्त VPN अमूमी तौर पे जिन मकासद के लिए या जिन मामलात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें सबसे बढ़कर यह है कि इस्तेमाल करने वाला इस बात को इंश्योर कर रहा होता है कि कोई भी उसकी लोकेशन को और उसके एड्रेस को ना जान सके। तो हम ये समझते हैं कि और ख़ास तौर पे जो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर थे उसके मुताबिक जब तौहीन रसालत के ऐसे केसेस जिसमें VPN इस्तेमाल की जा रही है, किरदार कुशी के मामलात, मुल्क की सालमियत के हवाले से होने वाली नफरत अंगेजी वाले मामलात जब हम देखते हैं और ख़ास तौर पे फिर गैर महज़ब और गैर अखलाकी साइज तक पहुँचने के लिए जब VPN को इस्तेमाल किया जाता है, तो इस बेस लाइन के मुताबिक हम यही तस्वुर करते हैं, समझते हैं कि VPN का इस्तेमाल इस पर पाबंदी होनी चाहिए और अगर कहीं पर इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए तो बाकायदा तौर पे उसे रजिस्टर किया जाए ताकि ये मालूम हो सके कि इस तरह के मामलात के हवाले से जो चीज़ हमारे सामने आ रही है वो फिर लोकेट भी हो, बंदे का भी पता चले कौन कर रहा है। लेकिन अलावा साहब, मसला यह है कि वो तो फिर इस तरह फिर पूरे सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें शेयर होती हैं, मोबाइल फ़ोन पर ये सारा मवाद शेयर हो रहा होता है, फिर इंटरनेट भी बंद हो जाना चाहिए आपकी जो मंतक है उसके मुताबिक। ये तो फिर वही मिसाल होगी ना कि छुरी को फल काटने या
सब्जियां काटने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यही छुरी जो है किसी की जान लेने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। तो वीपीएन के इस्तेमाल से लोग ठीक काम भी तो कर रहे हैं ना। हमारे सामने कुरान करीम की आयत मुबारक है जिसको हम हर ऐसे काम के लिए बेस बनाते हैं, और बुनियादी तौर पे जो कुरान करीम की आयत मुबारक वला तावनु अलल इस्मी वल उदवान, उसका मफहूम माना ये बनता है अब इस गुनाह के हवाले से जहाँ कहीं भी कोई मामला है, और ख़ास तौर पे ये सारी की सारी जो एक्टिविटी माजी में इस्लामी ज़ाती कौंसिल की तरफ से हुई है, ये उन साइट्स के हवाले से, स्पेशली जिन साइट्स में तौहीन रिसालत है, जिसमें तौहीन अहले बैत है, तौहीन सहाबा है, और आम तौर पे इन तमाम मामलों के अंदर जितने भी अफराद इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद हैं जिनके हवाले से बात की जाती है। अलावा साहब, इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है आपके फतवे की। जिस दिन आपने फतवा जारी किया उसी दिन वजारत दाखिला ने भी एक हिदायत जारी की कि तमाम वीपीएन के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए जो कि गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो क्या आपसे हुकूमत ने कोई दरखास्त की थी कि यह फतवा पेश किया जाए या ये फतवा जारी किया जाए? ऐसा मामला नहीं है। बुनियादी तौर पे हमारे जुमे की तकरीर थी जिसमें कुछ लोगों की तरफ से या एक बंदे की तरफ से सवाल आया था जिसके ऊपर ये बात की गई, और फिर मैं आपको ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि ये सारी की सारी एक्टिविटी तो कौंसिल में साबिक चेयरमैन कौंसिल जनाब डॉक्टर किबला अयाज साहब की चेयरमैनशिप के दौरान में सिफारिशात और उसके ऊपर दरामद तमाम की तमाम पहले ही है, और गाहे बगाहे कौंसिल की इन सिफारिश को नजर से लाया जाता है। तो ये कोई कौंसिल का कोई एक नया फैसला ऐसा नहीं है। हाँ, एक साबका फैसला है जो कि जुमे के दिन तकरीर के हवाले से। ये बताए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, उनकी काबीना के अहम अरकान हों या मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के ट्विटर अकाउंट्स हों, सभी वीपीएन इस्तेमाल करके ट्विटर पर या एक्स पर अपनी पोस्टें करते हैं। तो ये बताए कि उनके बारे में फिर शरीयत क्या कहती है कि जब हमारे हुक्काम हैं, वज़ीर आज़म हैं, वज़रा हैं, वो भी तो वीपीएन इस्तेमाल करके, चूँकि ट्विटर पाकिस्तान में बैन है, उस पर पोस्टें कर रहे होते हैं, तो उनके बारे में शरीयत क्या कहती है? खुद हुकूमत इस बात को बयान कर रही है या आ रही है कि 20,000 के करीब वीपीएन को रजिस्टर किया जा रहा है। तो अलल इतलाक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्सनैलिटी, अगर हुकूमत ये बात वीपीएन को रजिस्टर करने की कर रही है तो हम ये समझते हैं कि कोई भी आला से आला ओहदेदार और हुकूमती अफसर इस हुक्म से मावरा नहीं होना चाहिए और उसे उस वीपीएन को इस्तेमाल करना चाहिए जो कि बाकायदा तौर पे हुकूमत के पास रजिस्टर्ड हो। सही है, बहुत शुक्रिया अलामा राग़ब नईमी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक और इंतहाई अहम मामले के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क भर और बिलखुसूस पंजाब में स्मोक का रोक जान छोड़ने को तैयार ही नहीं है, और बदकिस्मती से बागों के शहर लाहौर को तो स्मोक की लहर ने मुसलसल और मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लिया हुआ है। और इसी मुज़र सेहत मौसम के बायस लाहौर आज भी दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा है। हालिया बारिशों और हवाओं की वजह से मुल्क की सतह पर किसी हद तक स्मोक में कमी जरूर वाक़ हुई है, और आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर 294 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त है, मुल्तान 256 पॉइंट्स के साथ दूसरे, रावलपिंडी 188 पॉइंट्स के साथ तीसरे, जबकि पेशावर 170 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर रहा है। पंजाब सरकार की लाख कोशिशों और जतन के बावजूद भी लाहौर में फिजाई आलूदगी रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और सब तदबीरें धरी की धरी रह रही हैं। ग्रीन लॉकडाउन का दायरा वसी किया जा चुका है। लाहौर और मुल्तान में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बंद किए जा चुके हैं। इन्हीं दोनों शहरों में तमाम तामीराती कामों पर भी पाबंदी आयद है। इसके बावजूद गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 49 मुकदमात दर्ज करके 18 अफराद गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा इंतजामिया की जानिब से 141 अफराद को तकरीबन 12 लाख रुपए से जायद जुर्माने आयद किए गए, जबकि 151 अफराद को वार्निंग जारी की गई। इस दौरान फसलों की बाकियात जलाने की 9, ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 556 खिलाफ वर्जियां, सनती सरगर्मी की 3, ईंटों के भट्टों की 37 और दीगर मुकामात पर 5 खिलाफ वर्जियां हुई है। यूनिसेफ के मुताबिक पंजाब में 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 11 लाख बच्चे स्मोक के निशाने पर हैं, और इन 5 साल से कम उम्र के बच्चों की अमवात की 12% वजह फिजाई आलूदगी है, जबकि फिजाई आलूदगी की वजह से 1 करोड़ 60 लाख बच्चों की पढ़ाई भी मुतासर हुई है। इस वक्त पंजाब के तकरीबन 5 करोड़ लोग स्मोक की वजह से
शदीद मुतासर है, जबकि स्मोक की शिद्दत के दिनों की तादाद 18 से बढ़कर 50 हो गई है। अगर पहले लाहौर की हाल और माजी की बात की जाए तो स्मोक ने तो जैसे इस शहर में अपनी जड़ें ही गाड़ ली हैं। जनवरी 2019 से अगस्त 2024 के 2070 दिनों में लाहौर के शहरियों को महज 28 दिन सेहत अफजा आबो हवा में सांस लेना नसीब हुआ। फिजाई आलूदगी बढ़ने का ही नतीजा है कि गुज़िश्ता 6 सालों में लाहौर मुसलसल दुनिया के आलूदा तरीन 10 शहरों की फहरिस्त में शामिल है। 2019 में लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 231 से ज्यादा, 2020 में 241 से ज्यादा, 2021 में इंडेक्स 501 से भी बढ़ गया था, 2022 में 400 से ज्यादा, जबकि 2023 में इंडेक्स 668 से ज्यादा। और रवां सीजन में तो लाहौर के कुछ इलाकों में AQI 1500 से भी ऊपर गया है। लाहौर में स्मोक के इस इजाफे और फैलाव में बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट, सनती यूनिट्स और फसलों की बाकियात जलाने को समझा जाता है। हवा की क्वालिटी का जायजा लेने वाली स्विस कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में लाहौर का फिजाई आलूदगी में हिस्सा 1,53,000 टन से जायद था। लाहौर की फिजाई आलूदगी में सबसे ज्यादा हिस्सा ट्रांसपोर्ट के धुएं का है, जो तकरीबन 83.15% बनता है। लाहौर में फैलने वाली फिजाई आलूदगी में 9% हिस्सा फैक्ट्रियों का है, जबकि 3.6% फसलों की बाकियात के जलाने का है। इसके अलावा 0.14% कमर्शियल और 0.14% घरेलू सार्फिन स्मोक का बाइस बनते हैं। अब अगर लाहौर की फिजाई आलूदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो हालिया आदाद शुमार के मुताबिक ट्रांसपोर्ट को लाहौर की स्मोक का सबसे बड़ा सबब गर्दाना जा रहा है। 1,40,00,000 से ज्यादा आबादी वाले लाहौर में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 75 लाख से तजावुज कर चुकी है। ये लाखों गाड़ियां फिजाई आलूदगी का सबसे बड़ा सबब है। दुनिया भर में गाड़ियों की फिटनेस का टेस्ट बाकायदगी से लिया जाता है, जिससे न सिर्फ हादसात में कमी होती है बल्कि आलूदगी पर भी काबू पाने में मदद मिलती है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के कानून के मुताबिक हर कमर्शियल ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजिम है। इसके बावजूद लाखों गाड़ियां बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर चल रही हैं और फिजा को आलूदा कर रही हैं। अगर लाहौर में आलूदगी के दूसरे सबब यानी सनती यूनिट्स की बात की जाए तो इस वक्त लाहौर में 10,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं जो ईंधन चलाने के लिए पुराने टायर, कोयला और गैर मयारी फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करती हैं। फिजा को आलूदा करने वाली इन आमादगाहों को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने गुज़िश्ता 2 माह में महज 19 लाख रुपए के जुर्माने किए। 400 से ज्यादा ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं जिनके खिलाफ अब एक्शन हो रहा है। पंजाब में ज़राअत फिजाई आलूदगी में 11% हिस्सा डालती है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक स्मोक का एक बड़ा सबब फसलों की बाकियात को जलाना भी है। पंजाब सेक्टर एमिशन इन्वेंटरी के मुताबिक ज़राअत का एमिशन में हिस्सा 11% है, मगर किसानों में आगाही ना होने और जदीद मशीनरी की अदम दस्तियाबी से स्मोक में कमी की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। गुज़िश्ता माह तक स्मोक के तदारक के लिए कार्रवाइयां करते हुए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने फसलों की बाकियात नजर आतिश करने वाले 17 अफराद को गिरफ्तार करके महज 20 लाख रुपए के जुर्माने किए। बाघों के शहर से मुतालिक पंजाब हॉर्टिकल्चर रिपोर्ट की बात हो तो लाहौर के 1% से भी कम रकबे पर दरख्त है। अर्बन यूनिट की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में सब्जियों की काश्त में गुज़िश्ता 30 साल के दौरान 7% की बड़ी कमी हुई है। ज़री रकबे पर तामीरात में गुज़िश्ता 20 साल के दौरान 34.7% का इजाफा हुआ है। मुल्क को दरपेश इस माहौलियाती चैलेंज से मुतालिक कुछ हक़ाइक़ और अदाद शुमार सामने रखे तो स्मोक धुएं और धुंध का मुरक्कब है जो फिजा में आलूदा ज़र्रात की ज्यादती से पैदा होती है। धुआं छोड़ती गाड़ियां, फैक्ट्रियों से निकलते जहरीले मादे और फसलों की बाकियात को जलाने के बायस जहरीले मादों का जब हवा में मौजूदा नमी से मिलाप होता है तो स्मोक बनती है। स्मोक कितनी और किस नौयत की है ये जानने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स फिजा में आलूदगी के तनासुब को मापने का एक आला है जिसकी मदद से यह बताया जा सकता है कि किस इलाके की फिजा कितनी साफ या आलूदा है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के दरमियान हो तो हवा का मयार तसल्ली बख्श है। 200 से 300 के दरमियान एयर क्वालिटी इंडेक्स सेहतमंद अफराद के लिए भी खतरनाक है। इंडेक्स अगर 300 का हिस्सा अबूर कर जाए तो आबो हवा में दिल और फेफड़ों के संगीन अमराज का खतरा बढ़ जाता है। सवाल यह है कि पाकिस्तान में स्मोक का रोग काबू में क्यों नहीं आ रहा। इसका जवाब मौजूद भी है। जो कवानीन है अगर उन पर अमल हो तो ही मुसीबत से छुटकारा पाया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1995, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1997, पंजाब क्लीन एयर एक्ट 2017, पंजाब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2 जैसे मुतअद्दिद कवानीन मौजूद हैं, लेकिन उन पर अमल नापैद ही है। पाकिस्तान का आलमी ग्रीन हाउस एमिशन में हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 5वां बड़ा मुल्क है। जहां पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं जिन पर अमल होना ही इस मसले से छुटकारा ला सकता है, वो मुतअद्दिद ममालिक की मिसालें भी हैं जिनको देखते हुए
भी पाकिस्तान इस मसले पर काबू पा सकता है। दोस्त मुल्क चीन 2013 से 2020 के दौरान फजाई आलूदगी में 40% कमी करने में कामयाब हुआ। चीन ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत अपने आलूदा तरीन शहरों में कोयले से बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स पर पाबंदी लगाई और 27 कोयले की कानों को बंद किया, स्मोक टावर नस्ब किए, स्टील, सीमेंट और केमिकल जैसे आलूदगी पैदा करने वाले कारखानों को शहरों से दूर मुंतकिल किया, शमसी और हवा से बिजली पैदा करने में सरमायाकारी की जिससे कोयले पर इन्हिसार कम हुआ, बल्कि गाड़ियों के फरोग के लिए सब्सिडी और सहूलियात दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग दिया। मुल्क भर में फजाई आलूदगी के मॉनिटरिंग स्टेशन कायम किए जिनसे आलूदगी के जराये की निगरानी की गई और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माने आयद किए गए। चीन के अलावा पाकिस्तान के लिए बरतानिया भी काबिल तकलीद होगा, जिसने 1956 में क्लीन एयर एक्ट मुतारिफ करवाया, जिसके तहत शहरों में कोयले के इस्तेमाल को महदूद किया, फैक्ट्रियों और बिजली घरों में जदीद फिल्टर और क्लीनिंग आलात नस्ब किए ताकि नुकसानदेह ज़र्रात और धुएं के अखराज को कम किया जा सके। बड़े शहरों में खासतौर पर लंदन में अल्ट्रा लो एमिशन जोन्स मुतारिफ करवाए गए, जहां सिर्फ कम अखराज वाली गाड़ियों को दाखिले की इजाजत दी गई। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की तरफ राग़ब करने के लिए सबवे, रेल और बस के निज़ाम में बेहतरी लाई गई। इसके अलावा फ्रांस भी उन ममालिक में शामिल है जिसने इस मसले को शिकस्त दी। फ्रांस में ट्रांसपोर्ट को सड़कों पर लाने के लिए जुफ्त और ताक नंबर्स की पॉलिसी बनाई गई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, शमसी तवानाई, विंड एनर्जी को फरोग दिया गया। वो कि पाकिस्तान में स्मोक से जान छुड़वाई जा सकती है, लेकिन यह तब ही मुमकिन होगा जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में इजाफा हो। प्लास्टिक बैग्स, दरख्तों के कटाव, फसलों की बाकियात को जलाने और फैक्ट्रियों से जहरीले मादों के अखराज पर पाबंदी हो। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तानी शहरी इन नुकात पर अमल करने में कामयाब होते हैं तो लाहौर में रहने वाले अफराद की मुतवक्का औसत उम्र 4 साल तक बढ़ सकती है। कराची के शहरियों की उम्र में औसत 5.2 साल और इस्लामाबाद के शहरियों की उम्र में 3.1 साल का इजाफा मुमकिन है। लेकिन ये सब करने के लिए मुतल्लिका हुकाम को महज ऑप्टिक्स के बजाय संजीदा इक़दामात उठाने होंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।